बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एएसएफ का जो पास्ट पेपर है उसका इंग्लिश एमसीक्यूज जो है वो शेयर कर रही हूँ एक्सप्लेनेशंस के साथ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ में एएसएफ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं और ये जो पेपर्स हैं ये भी एफपीएससी के थ्रू होंगे। और ये भी बहुत अहम बात है कि एफपीएससी में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो ख़ास अहमियत का हामिल है। तो अगर आप ये रूल्स सीख जाते हैं, अगर आपको ये रूल्स आ जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश पेपर सॉल्व करना बहुत आसान है। तो चलें हम शुरू करते हैं पहले एमसीक्यूज से। जी, पहले एमसीक्यूज आपके पास था दीज आर फ्लावर्स। इसमें जो दीज है जो कि येलो कलर में हाईलाइटेड है, ये पूछा गया था कि ये क्या है। क्या ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है? तो ये आपके पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोनाउन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है? उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए इन सब प्रोनाउन का जो डिफरेंस है और इस सब प्रोनाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो लिखी है। तो चलें वो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उसमें ही, शी, वी, यू, दे, हिम, हर, अस, देम एक्सेट्रा ये आ जाते हैं। ये आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हैं जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसमें आपके पास आते हैं एवरीथिंग, लेस, लिटिल, मच, नोबडी, नो वन, नथिंग, बोथ, फ्यू, fewer, many, others, several। तो ये सारे आपके पास आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। उसके बाद हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ये चार प्रोनाउंस जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दीज, दैट और दोज। इनके अलावा आपके पास कोई प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउंस, जिसमें आपके पास आते हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। तो ये चारों जो प्रोनाउंस हैं, चारों टाइप्स के जो प्रोनाउंस हैं उनका डिफरेंस यहाँ पे है। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका आंसर आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास था अ ट्री स्टैंड्स डैश द वॉल। इसमें आपके पास जो ऑप्शन थी वो थी ओवर, बिसाइड्स, ऑन और बिसाइड। अब ये बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ये ओवर और ऑन जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। या तो ये बिसाइड हो सकता है या ये बिसाइड्स हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिसाइड। अब यहाँ पे जो ऑप्शन जैसे है ट्री स्टैंड बिसाइड द वॉल, इसमें बिसाइड क्यों है, बिसाइड्स क्यों नहीं है? उसके लिए यहाँ पर आपके लिए एक डिफरेंस है। ये आपको पता होना चाहिए कि बिसाइड क्यों लगाते हैं और बिसाइड जो है वो कहाँ पर लगाते हैं। जी, बिसाइड होता है जो आप फिजिकल पोजीशन या नेक्स्ट टू यानी के साथ जब आपने इस्तेमाल करना है तब आपने बिसाइड लगाना है। लेकिन बिसाइड्स जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं और आप कहना चाह रहे होते हैं के अलावा और इन एडिशन टू समथिंग। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल अगर आप देखें, पुट द चेयर बिसाइड द टेबल, कि चेयर जो है वो टेबल के साथ या कुर्सी जो है वो मेज के साथ जो है वो रखनी है और रखो। तो यहाँ पे के साथ है, यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। सिमिलरली कम एंड सिट बिसाइड मी, कि आओ और मेरे साथ बैठो। अगर हम दूसरी तरफ एग्जांपल्स देखें बिसाइड्स की, सो बिसाइड्स नोइंग ग्रामर वेल यू नीड टू हैव गुड वोकैबुलरी। तो ग्रामर अच्छी तरह जानने के अलावा आपको अच्छी वोकैबुलरी की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे के अलावा है, जैसे एक चीज़ आपके पास है और दूसरी चीज़ आपको चाहिए, या एक चीज़ आप कर रहे हैं और दूसरी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे के अलावा है कि आप इसकी एडिशन करेंगे, इन एडिशन टू समथिंग। सिमिलरली यू शुड डू समथिंग एल्स बिसाइड स्टडिंग। तो स्टडी के अलावा और पढ़ाई के अलावा आपको कुछ और भी करना चाहिए।
इसलिए जब आप ये कह रहे हैं ट्री स्टैंड्स डैश द वॉल, तो यहाँ पे हमेशा होगा बिसाइड द वॉल। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास था हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ स्पोर्ट। इसके जो आपके पास ऑप्शंस थे वो थे नीड, डिजायर, वांट, नेसेसिटी। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो था वांट। हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर वांट ऑफ स्पोर्ट। अब यहाँ पे फॉर वांट ऑफ का मतलब क्या होता है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। फॉर वांट ऑफ समथिंग का मतलब है लैक ऑफ समथिंग। इसकी जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास वो ये हैं, शी कुड नॉट गो ऑन हॉलीडे फॉर वांट ऑफ मनी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है फॉर वांट ऑफ एनीथिंग बेटर टू डू आई वॉच टेलीविजन फॉर अ वाइल। तो इसलिए जब आपने ये वाला सेंटेंस देखा हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ स्पोर्ट, तो इसका जो आंसर आपके पास था वो है वांट ऑफ स्पोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन है जहां पे भी आप लैक ऑफ समथिंग की बात कर रहे हैं आपने वहां पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद है दिस वर्क आउट टू डैश लॉन्ग अगो। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं हैव डन, हैड डन, हैव बीन डन और हैव बीन डन। इसके आंसर देने से पहले मैं आपसे दोबारा से एक बात शेयर कर रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट पे और हैव डन हैड डन आपने कहाँ लगाना होता है और ये क्यों लगाना होता है, उसके लिए जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश की उसमें मैंने शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको दोबारा से देखें जाके, तो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि आपने यहाँ पे कौन सी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपके पास है हैव बीन डन। सो दिस वर्क आउट टू हैव बीन डन लॉन्ग अगो। उसके बाद आपके पास है इफ यू डैश मी आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी डिड नॉट हेल्प, हैड डन, हैड नॉट हेल्प और डू नॉट हेल्प। इसके लिए जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है had not helped. If you had not helped me, I would have been in real trouble. अब यहाँ पे आपके पास had not helped क्यों है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें से ये आपके पास थर्ड कंडीशनल है जिसमें आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, सो इट रेफर्स टू हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। और इस तरह के सेंटेंसेस में आपके पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट है फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में आपके पास वुड हैव या होगा विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे सेम केस है कि अगर आपके पास सेकंड पार्ट में वुड हैव है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लें, if she had studied hard last week she would have passed the exam। तो ये एक आपके पास इमेजिनरी सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर वो पिछले हफ्ते स्टडी करता तो वो एग्जाम पास कर लेती। तो यहाँ पे ना उसने स्टडी की ना उसने एग्जाम पास किया, सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इसलिए इन सिचुएशंस में आपके पास फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड पार्ट आपके पास वुड हैव में होगा। Similarly, if you had asked me, I would have told you। इनको और भी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन अगर आप चाह रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें जो डिफरेंट एमसीक्यूज असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में भी पूछे गए थे उनमें भी काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस थे जो कंडीशनल से रिलेटेड थे, तो वो भी लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं दोबारा से। तो इसलिए जब आप ये वाली एग्जाम्पल कहते हैं इफ यू डैश मी आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल, तो यहाँ पे आएगा इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल। उसके बाद आपके पास था द डिस्प्यूट कैन इजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड डैश। इसके लिए जो आपके पास एग्जाम्पल हैं आई, मी,
वी एंड माई सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी दफा पेपर्स में पूछा जाता है। सो ये है, इसका आंसर क्या होगा आपके पास, वो होगा मी। द डिस्प्यूट कैन इजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी। अब इसकी क्या रीजन है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जिसमें आपके पास डूअर्स हैं, दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, receivers that receives an action. For example, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन वी है तो आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, अस है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें किसी डूअर की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक आई विल गिव यू अ बुक, तो आई एम द डूअर बट यू आर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बिकॉज यू आर रिसीविंग द बुक। उसके बाद ही जो है उसके साथ हिम है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम है, आई का मी है। तो इसलिए इस सेंटेंस में जब आप कह रहे हैं द डिस्प्यूट कैन इजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी, सो जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे है वो आई तो नहीं हो सकता, वो मी है, तो इसलिए हम यहाँ पे मी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद था आपके पास इट इज नथिंग डैश बट प्राइड। सिंपल सा सेंटेंस था आपके पास, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास था एल्स। एंड नहीं हो सकता, क्लियर है, ऑफ भी नहीं हो सकता, देन भी नहीं हो सकता, हमेशा नथिंग एल्स होता है। सो इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। उसके बाद है आपके पास मैनी क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैव बिकम डैश बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है डेड, अनअवेलेबल, एक्सटिंक्ट और लॉस्ट। अब जो सेंटेंस है, सेंटेंस जो है उसकी अगर आप सेंस समझें तो यहाँ पे उन्होंने बताया है बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो आपका आंसर है वो एक्सटिंक्ट होना चाहिए, कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जो एनिमल्स के बहुत सारे जो ग्रुप हैं, क्लासेस हैं, वो क्या हो गई हैं, वो नायाब हो गई हैं। तो एक्सटिंक्ट जो है वो इसकी सबसे बेटर ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज था ही डाइड बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मोनोग्राफ एंड क्रॉनिकल। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑटोबायोग्राफी। अब ये देखने के लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, और अगर आप बाकी सारी ऑप्शंस को देखें तो आपको नजर आएगा कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकती है, या तो वो बायोग्राफी है या वो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये समझने के लिए कि ये क्या चीज़ है उसको हम डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, जो बायोग्राफी होती है वो क्या होती है, वो एक इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन's लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। ये किसी शख्स का की जिंदगी के बारे में एक बुक हो सकती है, एक पेपर हो सकता है जिसमें जो कोई और लिखता है। और जो ऑटोबायोग्राफी होती है इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन's लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। ऑटोबायोग्राफी में आपके पास वो स्टोरी होती है, वो कहानी होती है जो एक इंसान अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखता है। जैसे कि अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल कायदे आजम हैं, उसके उनके बारे में जो स्टेनले वॉलपर्ट है उसने किताब में लिखा, तो वो एक बायोग्राफी है, क्योंकि कायदे आजम ने वो खुद नहीं लिखी। लेकिन अब फर्ज कर सकते हैं कि इमरान खान जो है वो अपने बारे में अगर एक किताब लिखता है तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी है। अगर वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी अपनी लाइफ के बारे में जो है वो किताब लिख रहा है तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसलिए अगर आप सेंटेंस देखें ही डाइड बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज ऑटोबायोग्राफी, तो वो अपनी जो थी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट करने से पहले मर गया। तो वो उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी थी, वो खुद लिख रहा था, सो इसलिए हमने ऑटोबायोग्राफी लिखा है यहाँ पे। उसके बाद है द मिनरल डैश ऑफ पाकिस्तान आर नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड। ये भी सिंपल सेंटेंस था, इसमें आपने सेंटेंस की सेंस समझनी थी और आंसर जो है वो लगाना था। तो फंड्स हैं, हेल्थ है, रिसोर्सेज एंड वेल्थ है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन थी वो थी रिसोर्सेज। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड। तो ये फंड नहीं हो सकता, हेल्थ नहीं हो सकता, वेल्थ भी नहीं हो सकता। उसके बाद है जी फूड, एयर एंड वाटर आर डैश फॉर लाइफ। ऑप्शंस एडिक्वेट, असेंशियल, इनफ और नीडेड।
अगर आप बाकी सारी ऑप्शंस देखें और सेंटेंस की जो सेंस है उसको समझें तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे पूरी है, वो है असेंशियल। सो फूड, एयर एंड वाटर आर असेंशियल फॉर लाइफ। उसके बाद है ट्वाइस द वेबसाइट वाज ब्लोन। इसमें भी यही जो हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में वर्ड, ये पूछा गया था कि ये क्या है, क्या ये एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या कंजंक्शन है। तो ये आपके पास एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब क्यों है, मैंने आपके लिए एक पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो जो है वो आपके पास अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी, मैं लिंक शेयर करूंगी, आपने वो देखनी है। यहाँ पे हिंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये 4 ऐसी चीजें हैं कि अगर ये इनमें से कुछ पूछा जाता है तो वो हमेशा एडवर्ब होता है। वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, व्हेन, हाउ ऑफन। तो यहाँ पे ये जो 4 चीजें हैं, जब भी ये आपके पास होंगी तो ये आपका एडवर्ब होगा। जैसे वेयर में कहाँ, लाइक देयर, हियर, इनडोर, आउट। और इसके अलावा जो हाउ है उसमें आपके पास है जैसे फास्ट, स्लोली, बैडली। व्हेन में अगर आप देखें जैसे टुडे है, सून है, अर्ली है, नाउ है। इसी तरह हाउ ऑफन में देखें जैसे ऑलमोस्ट है, जस्ट है, ट्वाइस है, वंस है। तो यहाँ पे जो आपके पास पूछा गया था वो तो ट्वाइस द वेबसाइट वाज ब्लोन। तो ये आपके पास क्या है, ये एडवर्ब है। उसके बाद आपके पास है दैट न्यू प्रोसेस वाज ब्राउन्स आइडिया। अब ये जो था ब्राउन्स आइडिया, इसको हाईलाइट किया हुआ था, पूछा था ये क्या है। इज इट अ पार्टिसिपल, जेरेंट, कॉम्प्लीमेंट और प्रेपोजिशन। तो ये जो है ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आपको पता है जो प्रेपोजिशन होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ये वाले जो प्रेपोजिशन है ये इन हो सकता है, ऑन है, बिफोर है, आफ्टर है, एटसेट्रा। सिमिलरली जो जेरेंड होते हैं आपके पास, जेरेंड जेरेंड आपके पास वो फॉर्म होती है वर्ब की जिसमें आपके पास आईएनजी होता है, जैसे राइटिंग, रीडिंग। और इसके अलावा जो पार्टिसिपल हैं आपके पास, वो आपके पास क्या होते हैं जिसमें आपके पास ईडी फॉर्म होती है, लाइक वॉच्ड। तो इसमें आपके पास ईडी फॉर्म है, तो ये आपके पास पार्टिसिपल होते हैं। तो इनमें से तो कोई भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद था आपके पास वी वर टोल्ड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। ये अगेन आपके पास ये पूछा गया था कि टू सेव इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है। ये क्लोज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या नाउन फ्रेज है। तो अगर आप इसको देखें टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपके पास एक क्लोज है। क्यों, लास्ट से शुरू करते हैं। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नाउन है लेकिन सेव आपके पास एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। सिमिलरली एडवर्ब फ्रेज भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 4 चीजें होना जरूरी हैं, हाउ, ऑफन, व्हेन और आपके पास हाउ। तो ये आपके पास होना जरूरी है एडवर्ब के लिए, वो यहाँ पे नहीं मेंशन, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज नहीं हो सकता। उसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है, जैसे बिग, टॉल, जिसमें किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, तो ये क्लोज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, आपके पास है द होल फर्म ऑफर्ड इट्स गुड विशेस। इसके आपके पास क्या है जी ऑप्शंस, लिंकिंग वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये गुड विशेस के बारे में है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कोई लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकता, ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई बात कर रहे हैं, ना एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपके पास है जेन टूक अ लिटिल नैप। आपके पास ऑप्शंस हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और कंजंक्शंस। जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। मैंने इस पे आपके लिए एक बहुत आसान और दिलचस्प वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए ये 5 से 6 सवाल जो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं ये करना बहुत आसान है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, लिटिल की बात की हुई है। लिटिल आपको साफ पता लग रहा है कि ये आपके पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, ग्रीक इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न।
ये एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रेपोजिशन है। सो ये आपके पास है नाउन। ग्रीक है, एक लैंग्वेज की बात की है, और ये एक नाउन है। एडवर्ब नहीं हो सकता, कोई क्वालिटी डिस्क्राइब नहीं की हुई, कोई आपके पास इन, ऑन, एट का जिक्र नहीं है, तो प्रेपोजिशन भी नहीं हो सकता। उसके बाद है जी शी इज केपेबल ऑफ विनिंग द रेस। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है पार्टिसिपल है, जेरेंड है, कॉम्प्लीमेंट है या प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो हाईलाइटेड वर्ड है इसमें आपके पास आईएनजी लिखा हुआ है और या इंग है। तो जब भी आपके पास आईएनजी फॉर्म होती है या इंग होती है तो ये हमेशा एक जेरेंड है आपके पास। पार्टिसिपेंट में हमेशा आपके पास ईडी फॉर्म आएगी। और कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या है, जैसे कि हमने पुराने जो सेंटेंसेस है उसमें डिस्कस किया है। और प्रेपोजिशन आपके पास है जैसे इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। A gerund is the noun form of a verb that ends in ing or ing. For example, playing, dancing, swimming. तो सब में अगर आप देखें तो आपके पास ing फॉर्म है। उसके बाद था जी लुक बिफोर यू लीव। अगेन ये पूछा गया था इसमें बिफोर क्या है। एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है और प्रेपोजिशन है। तो बिफोर आपके पास आ गया और आपको पता है बिफोर आपके पास एक प्रेपोजिशन है। अगर आपने वो पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखी है तो आपके लिए ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि ये क्या है। उसके बाद है जी एलाइस इज टू फैट टू कैच माइस। इसके जो आपके पास आंसर थे वो है इन्फिनेटिव फॉर्म, कंजंक्शन फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और जेरेंड फॉर्म। अब आपको ये पता है कि जेरेंड जो होता है वो आईएनजी वाला होता है, कॉम्प्लीमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कंजंक्शन भी जो आपके पास लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, और जो इस तरह के होते हैं टू कैच, टू वेट, टू वॉच। सो ये सब क्या होते हैं आपके पास इन्फिनेटिव होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।